नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारी क्लास में। मित्रों, करंट अफेयर्स के कुछ और वीडियोज़ कुछ और टॉपिक लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। और उसके पहले आपको न्यूज़पेपर या विभिन्न माध्यमों से ये पता चल गया होगा कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी हमारे सामने है कि जिसका इंतज़ार हम लोग वर्षों से कर रहे थे, लगभग 1 साल हो गए थे। 1 साल हो गया था इंतज़ार करते करते, ठीक है। 1 साल गुजर गया था, आखिर में वो दिन आ ही गया। RO का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। RO का नोटिफिकेशन यानी संक्षिप्त विज्ञापन जारी हो चुका है। विस्तृत विज्ञापन 9 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर आपको देखने को मिल गया है। और इससे भी बड़ी खुशखबरी है कि अभी तक जहां ये हो रहा था कि मात्र 181 पदों का अधियाचन आयोग को मिला है, वहीं अब पदों की संख्या बढ़कर के 411 हो चुकी। कितनी हो चुकी है? 411। और ये 100% श्योर है कि प्री का रिजल्ट आते आते, RO का प्री का रिजल्ट आते आते ये संख्या 500 प्लस हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 500 प्लस हो जाएगी। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि पिछले 4-5 सालों और अगले 4-5 सालों में ये मान लीजिए कि RO में इतने पद नहीं आने हैं। RO में इतने पद अब नहीं आने हैं। तो इसको अंतिम अवसर मानकर चलिए और अपना सब कुछ झोंक दीजिए, सब कुछ भूल जाइए, अपना सब कुछ इसी पे लगा दीजिए। और एक चीज़ जान लीजिए कि हम जो है RO के लिए तैयारी पूरी, प्रतिदिन हम कम से कम 50 प्रश्नों का अभ्यास आपका करवा रहे हैं अपने ग्रुप में, ठीक है। आप भी अगर उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पे आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पे आप हमको कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इसी नाम से मैं टेलीग्राम पे हूँ, रंजीत कुमार मिश्र, ठीक है। इस पे हमको आप व्यक्तिगत मैसेज भेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम की अगर हमारी आईडी है तो हमने कैपिटल लेटर में लिख रखा है रंजीत मिश्र, ठीक है। रंजीत मिश्र हमने कैपिटल लेटर में लिख रखा है। ध्यान रखना है कि यहाँ बीच में स्पेस नहीं दिया गया है। तो इस आईडी पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो स्ट्रेटजी हमने RO के लिए बताई है पिछले वीडियो में या टेलीग्राम पे पोस्ट के माध्यम से, उसी पे आप भरोसा बनाए रखिए, उसी की तैयारी करते रहिए अच्छे से, ठीक है। उसी पे चलते रहिए। निश्चित है इस बार आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक। और दूसरी बात, जो करंट अफेयर्स की मैं सीरीज करवा रहा हूँ अपने यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे टेस्ट करवा रहा हूँ, इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपको करंट अफेयर्स के लिए कोई अन्य सोर्स ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर ईमानदारी से आप इतना कर ले जाते हैं तो करंट अफेयर्स के लिए कोई सोर्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर मान लीजिए कि करंट अफेयर्स के 25 प्रश्न आएंगे तो 5 प्रश्नों का दावा तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन 20 प्रश्न आपको जो मैं करवा दूंगा उससे बाहर नहीं जाएंगे। इसलिए आप बिना इधर उधर भटके हुए बिल्कुल विश्वास से जुड़े रहें और जो मैं बता रहा हूं उसको करते रहें ईमानदारी से। निश्चित है परिणाम आपके सामने होगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम शुरू करते हैं। हाँ, एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अभी अपना OTR कंप्लीट नहीं किया है वो OTR ज़रूर कंप्लीट कर लें, क्योंकि बिना OTR के आपका RO का फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो अगर आपने अपना OTR कंप्लीट नहीं किया तो OTR ज़रूर कंप्लीट कर लें, ठीक है। चलिए, तो करंट अफेयर्स की कुछ और जानकारी लेकर के, कुछ और टॉपिक लेकर के मैं आपके सामने हूँ। देखते हैं पहला टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक हमारा है पशु स्वास्थ्य प्रणाली और G20। देखिए, G20 में अभी पशु स्वास्थ्य प्रणाली पर एक सहमति बनी है। क्या सहमति बनी है
कि G20 महामारी कोष ने हाल ही में भारत की पशु स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, किसने प्रदान की है? G20 महामारी कोष ने, इसका ध्यान रखिएगा। G20 महामारी कोष ने भारत की पशु स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ठीक, इससे संबंधित अन्य तथ्य क्या हैं कि इंडोनेशिया की G20 अध्यक्षता के दौरान हम जानते हैं कि पिछला जो G20 सम्मेलन हुआ था 2022 वाला, वो कहाँ हुआ था? वो इंडोनेशिया में हुआ था। तो इंडोनेशिया की G20 अध्यक्षता के दौरान G20 महामारी कोष की स्थापना नवंबर 2022 में निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों के लिए की गई थी। ठीक है, तो इंडोनेशिया की G20 अध्यक्षता के दौरान नवंबर 2022 में G20 महामारी कोष की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। ये आपसे पूछा जा सकता है कि G20 महामारी कोष की स्थापना कब हुई थी? तो नवंबर 2022 में हुई थी। किसके लिए हुई थी? निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों के लिए की गई थी। ठीक है, चलिए, उद्देश्य इसका क्या था? पशुओं से मानव आबादी में फैलने वाले लोगों नहीं, यहाँ होगा रोगों। ठीक है, पशुओं से मानव आबादी में फैलने वाले रोगों के जोखिम को कम करना, इसका उद्देश्य था। पशुओं से मानव आबादी में फैलने वाले रोगों के जोखिम को कम करना। यह कोष क्या था? राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर महामारी की रोकथाम और उससे निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण निवेश की व्यवस्था करता है। ठीक है, ये कोष जो है राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर महामारी को रोकने और उससे निपटने की तैयारियों के लिए महत्वपूर्ण व्यवस्था करता है। ठीक, तो 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश को मंजूरी प्रदान की गई है। भारत की पशु स्वास्थ्य प्रणाली मजबूत करने के लिए किसके द्वारा प्रदान की गई है? G20 महामारी कोष द्वारा प्रदान की गई है। और G20 महामारी कोष की स्थापना निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों के लिए नवंबर 2022 में इंडोनेशिया की G20 अध्यक्षता के दौरान की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है? नौसैन्य युद्धपोत विंध्यगिरि। नौसैन्य युद्धपोत विंध्यगिरि, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका हालिया संदर्भ क्या है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में भारतीय नौसेना के नए स्टील्थ फ्रिगेट INS विंध्यगिरि, क्या नाम है इसका? INS विंध्यगिरि का जलावतरण किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। और इसका नाम क्या है? INS विंध्यगिरि है। ठीक है, इससे रिलेटेड अन्य जानकारी क्या है हमारी कि यह जलावतरण हुगली नदी के तट पर स्थित कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड केंद्र में किया गया है। ठीक है, कहाँ किया गया है? हुगली नदी के तट पर, इसका याद रखिएगा। ठीक है, INS विंध्यगिरि का जलावतरण जो है कहाँ किया गया है? हुगली नदी के तट पर किया गया, इतना याद रखिएगा बस। प्रोजेक्ट 17A के तहत इस युद्धपोत को युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है। प्रोजेक्ट 17A के तहत किया गया है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के तहत कुल 7 युद्धपोत का निर्माण होना है। प्रोजेक्ट 17A के तहत कितने युद्धपोत का निर्माण होना है? 7। ठीक, जिसमें विंध्यगिरि क्या है? 6ठा युद्धपोत है। ठीक है, प्रोजेक्ट 17A के तहत कुल 7 युद्धपोतों का निर्माण होना है, जिसमें ये हमारा 6ठा युद्धपोत है। ठीक, पहले 5 युद्धपोत का जलावतरण 2019 से 2022 के दौरान हो गया है। कब से कब तक हो गया है? 2019 से 2022 के दौरान। इस प्रोजेक्ट के तहत सभी फ्रिगेट के नाम भारत की पर्वत श्रृंखलाओं के नाम पर रखे गए हैं। ठीक है, जितने भी फ्रिगेट हैं, जितने भी युद्धपोत हैं, सभी का नाम भारत की पर्वत श्रृंखलाओं के नाम पे रखा गया। क्या क्या नाम है? नीलगिरि, हिमगिरि, तारागिरि, उदयगिरि, दूनागिरि और विंध्यगिरि। यहाँ आपके लिए होमवर्क है, आप इन पर्वत श्रृंखलाओं की लोकेशन हमको बताएंगे। मैप में देख करके कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करके आप बताएंगे कि नीलगिरि कहाँ है, हिमगिरि कहाँ है, तारागिरि कहाँ है, उदयगिरि कहाँ है, दूनागिरि कहाँ है और विंध्यगिरि कहाँ है।
और इसलिए बताएंगे क्योंकि ये सब चर्चा में है, इन्हीं के नाम पर युद्धपोतों के नाम रखे गए हैं। तो अभी किस युद्धपोत का जलावतरण हुआ है, तो उसका नाम है बिंदगिरी। किसके तहत हुआ है? प्रोजेक्ट 17A के तहत हुआ है। ये छठा युद्धपोत है। चौथा युद्धपोत है, छठा। तो अब हम जान लेते हैं प्रोजेक्ट 17A क्या है। यह एक गाइडेड मिसाइल युद्धपोत है जिसकी लंबाई 149 मीटर है। क्या है? गाइडेड मिसाइल युद्धपोत। आप हमको बताएंगे कि गाइडेड मिसाइल युद्धपोत क्या होता है? क्या होता है, ये आप हमें बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाके गाइडेड मिसाइल युद्धपोत क्या होता है ये आप हमको बताएंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्ट 17A के तहत गाइडेड मिसाइल युद्धपोत है प्रोजेक्ट 17A, और इसकी लंबाई कितनी है? 149 मीटर है। कितनी है? 149 मीटर है। और अभी INS बिंदगिरी का जलावतरण हुआ है, हुगली नदी के तट पर हुआ है। ठीक है, बिंदगिरी का। और अब तक कुल 6 युद्धपोतों का जलावतरण हो गया है। कुल 7 युद्धपोतों का जलावतरण प्रोजेक्ट 17A के तहत होना है। ठीक है, बिंदगिरी इस क्रम में छठा है। इतना हमको याद रखना है इसमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस युद्धपोत का वजन लगभग 6670 टन है। कितना है? 6670 टन। और यह 28 नॉट्स की गति प्राप्त कर सकता है। ठीक है, वजन कितना है, गति कितनी है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। वायु, जल, जमीन तीनों जगह की चुनौतियों से यह निपटने में सक्षम है। ठीक है, यानी ये जल थल और आकाश तीनों जगह की चुनौतियों से निपटने में ये बिंदगिरी सक्षम है। इसका ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला करंट देख लेते हैं। अगला करंट हमारा है हमारे संविधान से रिलेटेड। संविधान अनुसूचित जाति संशोधन अधिनियम 2023। ठीक है, अभी संविधान अनुसूचित जाति संशोधन अधिनियम 2023 आया है, यानी राष्ट्रपति का इस पर हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है, तो ये अब अधिनियम बन गया है। तो क्या है ये जानते हैं। इस पे राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कब हुआ है? 12 अगस्त 2023 को हुआ है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। ठीक है, क्या है? अधिनियम में छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति सूची के संशोधन के लिए संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 संशोधन करता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति की सूची में संशोधन के लिए संशोधन हुआ है। ठीक, छत्तीसगढ़ में SC की जो सूची है, लिस्ट है, उसमें संशोधन के लिए ये संशोधन हुआ है, अनुसूचित जाति संशोधन अधिनियम 2023। यह अधिनियम छत्तीसगढ़ में महारा और महरा समुदायों को उनके मिलते जुलते नाम वाले मेहरा, महार, मेहर समुदायों की सूची में शामिल करता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में महारा जो समुदाय हैं उनको मेहरा, महार और मेहर श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। इन्हीं समुदायों में मतलब एकीकृत कर दिया गया है, शामिल कर दिया गया है। ठीक, इसके द्वारा क्या होगा कि अनुसूचित जाति के लिए बनाई गई सरकारी योजनाओं और लाभों को लगभग 2 लाख से अधिक लोगों तक विस्तारित किया जा रहा है। मतलब इससे क्या होगा कि 2 लाख से अधिक लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं अनुदानों का लाभ मिलेगा। ठीक, चलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह विभिन्न जातियों और उपजातियों के नाम एक विशेष सूची में शामिल करें। किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? 341 के तहत। ठीक है, और उपजातियों के नाम एक विशेष सूची में शामिल करें। अनुच्छेद 341 के खंड 1 के उपबंधों के अनुसार, यहाँ उपबंधों रहेगा, उपबंधों के अनुसार अलग अलग राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित जातियों से संबंधित 6 राष्ट्रपतीय आदेश जारी किए गए थे। ठीक है,
341 एक के खंड 1 के अनुसार कितने राष्ट्रपति आदेश जारी हुए थे? 6। ठीक, तो इसको ध्यान रखना है हमको। यहाँ आपके लिए होमवर्क है कि आप हमको बताएंगे कि अनुसूचित जाति आयोग क्या है? जाति आयोग क्या है? क्या है? ठीक है, ये आप हमको बताएंगे। पहला प्रश्न होगा। दूसरा प्रश्न हमारा होगा अनुसूचित जनजाति आयोग क्या है? जनजाति आयोग क्या है? क्या है? तीसरा प्रश्न हमारा होगा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग क्या है? पिछड़ा वर्ग आयोग क्या है? ठीक है, तो तीनों आयोगों के विषय में आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और जब बताएंगे तो ये किस संशोधन से जुड़े हैं तीनों आयोग, ये भी बताएंगे साथ में। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 341 में राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह विभिन्न जातियों और उपजातियों के नाम की एक विशेष सूची, मतलब नाम को एक विशेष सूची में शामिल कर सकता है। ठीक है, इतना यहाँ ध्यान रखना है। चलिए, 341 के ही खंड 2 के अधीन संसद के अधिनियमों द्वारा समय समय पर इन आदेशों को संशोधित किया गया है। अब महार समुदाय क्या है, इसके विषय में थोड़ा जान लेते हैं। यह महाराष्ट्र के मूल निवासी हैं। महार समुदाय वाले कहाँ के मूल निवासी हैं? महाराष्ट्र के। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। और माना जाता है कि राज्य का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। महाराष्ट्र के अलावा यह समुदाय मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार और दक्षिण भारतीय राज्यों में रहते हैं। ठीक है, तो महार समुदाय कहाँ कहाँ पाया जाता है? एमपी में पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, बिहार और दक्षिण भारतीय राज्यों में भी पाया जाता है। और मूल रूप से ये लोग महाराष्ट्र के निवासी हैं। कहाँ के? महाराष्ट्र के। ऐसा माना जाता है कि इन्हीं के नाम पर इस राज्य का नाम पड़ा है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे दे देगा आयोग कि महार समुदाय के संदर्भ में विचार करें। ठीक, नंबर 1 ये लोग मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, ऐसे फंसाने के लिए दे देगा ना। नंबर 2 कि ये मुख्य रूप से उत्तर भारत में पाए जाते हैं, जबकि दक्षिण भारत में भी मिलते हैं, इसका ध्यान रखना है। नंबर 3 हाल ही में जो है इनसे मतलब महार समुदाय से संबंधित महारा और महारा समुदायों को महार और मेहर समुदायों में शामिल किया गया है संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा। ठीक, तो ऐसे 3 स्टेटमेंट दे देगा और फिर पूछेगा कि उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से सही हैं। तो इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, आरओ ग्रुप में, हमारे आरओ ग्रुप में इस करंट अफेयर्स का पीडीएफ भी दे दिया जाएगा। ठीक है, हमारे आरओ ग्रुप में इस करंट अफेयर्स का पीडीएफ भी दे दिया जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि आप लोग जब लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करेंगे तब। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहा हूं, लेकिन आप लोग मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो। अगर आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करेंगे तो मैं पूरा का पूरा पीडीएफ आप लोगों को दे दूंगा। देख लीजिए, आप पता कर लीजिए। आप अगर एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे या तमाम प्लेटफार्मों पे तो आप जानते होंगे कि इतने कम पैसे में इतना ज़्यादा कुछ कोई नहीं दे रहा, इतनी मेहनत कोई नहीं करवा रहा आपसे। ठीक है, तो ये आप पे निर्भर है कि आप मतलब उसका लाभ उठाना चाहते हैं कि नहीं उठाना चाहते। चलिए, यूपी से ही एक खबर आई है, दीदी कैफ़े। दीदी कैफ़े ये क्या है? शहरी आजीविका मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगम वाले शहरों में दीदी कैफ़े खोले जाएंगे। अभी भी हमारे प्रदेश में कुल 17 नगर निगम ही हैं। आप हमको यहाँ बताइएगा कि हमारे प्रदेश से मतलब यहाँ उत्तर प्रदेश है, हमारे प्रदेश का पहला
योम आखिरी नगर निगम कौन सा है? नगर निगम कौन सा है? कौन सा है? ये आप हमको बताइएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएंगे कि हमारे प्रदेश का पहला और आखिरी नगर निगम कौन सा है। ठीक है, तो शहरी आजीविका मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगम वाले शहरों में दीदी कैफे खोले जाएंगे। वाराणसी की तर्ज पर सरकारी कार्यालयों में खोले जाने वाले दीदी कैफे में मिलने वाले खाद्य सामग्री की कीमत कम होगी। ठीक है, ये दीदी कैफे किसके तर्ज पे खोले जाएंगे? वाराणसी की तर्ज पे खोले जाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, इससे रिलेटेड अन्य तथ्य क्या हैं कि दीदी कैफे शुरू करने का मुख्य उद्देश्य शहरी गरीब सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, क्या है? शहरी गरीब सहायता समूह, जो स्वयं सहायता समूह शहरों में चलते हैं, उनसे जुड़ी महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत स्वयं सहायता समूह शहर की महिलाएं इन कैफ़े को चलाएंगी, मतलब यही इसको संचालित करेंगी। प्रथम चरण में यह कैफ़े कहाँ कहाँ चलेगा? लखनऊ में चलेगा, कानपुर में चलेगा, गाजियाबाद में चलेगा, आगरा में चलेगा, अलीगढ़ में चलेगा, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, अयोध्या, झांसी, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर और मथुरा वृंदावन में। ठीक है, यानी जितने 17 नगर निगम हमारे यहाँ हैं, सब में ये प्रथम चरण में चलेगा, सब ने ये प्रथम चरण में चलेगा। ठीक है, देखिए लखनऊ 1 हो गया, कानपुर 2 हो गया, गाजियाबाद 3 हो गया, आगरा 4 हो गया, अलीगढ़ 5 हो गया, बरेली 6 हो गया, मेरठ 7 हो गया, मुरादाबाद 8 हो गया, सहारनपुर 9 हो गया, प्रयागराज 10 हो गया, गोरखपुर 11 हो गया, वाराणसी 12 हो गया, अयोध्या 13 हो गया, झांसी 14 हो गया, फिरोजाबाद 15, शाहजहांपुर 16 और मथुरा वृंदावन 17। तो कुल 17 नगर निगमों में ये दीदी कैफ़े संचालित किए जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के महत्वपूर्ण करंट थे। दीदी कैफ़े क्या है? वाराणसी की तर्ज पे शहरी आजीविका मिशन के तहत इसका संचालन किया जाएगा उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगम वाले शहरों में। ठीक है, और इसको जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत शहरों में स्वयं सहायता समूहों में काम करने वाली महिलाएं या स्वयं सहायता समूहों में शामिल होने वाली महिलाएं ही संचालित करेंगी। तो यहाँ आप हमको बताइएगा हमारे प्रदेश का पहला और आखिरी नगर निगम कौन सा है। ठीक है, महार और मेहरा समुदाय के विषय में आपको बता ही दिया गया। ठीक है, कि महार क्या है और महारा समुदाय क्या है। इनको मेहरा, महार और मेहर, मतलब महारा और महारा और महारा समुदायों को मेहरा, महार और मेहर समुदायों की सूची में शामिल करने के लिए हाल ही में एक राष्ट्रपतीय अधिनियम द्वारा, संविधान संशोधन अधिनियम 2023 द्वारा संशोधन किया गया है, जिस पर 12 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति महोदय का हस्ताक्षर हो गया है। ठीक है, और यह अधिनियम किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ राज्य में महार और मेहरा समुदायों से संबंधित है, इसको ध्यान रखिएगा। महार और मेहरा समुदाय कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसका भी हमको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, युद्धपोत विंध्यगिरी क्या है? इसका वजन 6670 टन है, 28 नॉट प्रति गति की ये प्राप्त कर सकता गति इसकी है। ठीक है, और ये गाइडेड मिसाइल है, गाइडेड मिसाइल युद्धपोत है, लंबाई 149 मीटर है। प्रोजेक्ट 17A के तहत कुल 7 जो है युद्धपोतों का जलावतरण होना है, जिनमें से 6 का हो चुका है, और इन सभी का नाम जो है भारत की पर्वत श्रृंखलाओं नीलगिरी, हिमगिरी, तारागिरी, उदयगिरी, दूनागिरी और विंध्यगिरी के नाम पर रखा गया है। तो आपके लिए होमवर्क है कि ये सभी पर्वत श्रृंखलाएँ कहाँ कहाँ स्थित है, इनकी लोकेशन क्या है देश में, ये आप हमको कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो प्रोजेक्ट विंध्यगिरी का जलावतरण जो हुआ है
हुगली नदी के तट पर हुआ है, इसका भी हमको ध्यान रखना है। ठीक। पशु स्वास्थ्य प्रणाली और G20 क्या है, ये भी हमने बताया कि G20 महामारी कोष ने भारत की पशु स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। और ये G20 महामारी कोष की स्थापना कब हुई थी, तो इंडोनेशिया की G20 अध्यक्षता के दौरान नवंबर 2022 में हुई थी। किसके लिए हुई थी, निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों के लिए हुई थी। तो इसका भी हमको ध्यान रखना है। तो आज हमने कुल 3 करंट अफेयर्स जाने, बाकी तो हमने कल ही पढ़ लिया था। ये अर्गम और गम के विषय में भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्रामर गम है, कल ही पढ़ लिया गया था। तो आज हमने कुल 3 करंट अफेयर्स को जाना, और इन करंट अफेयर्स के संदर्भ में जो है आप हमारी क्लास आपको कैसी लगी, इसको हमें आप ज़रूर बताएंगे। ठीक है। और इसको बताने के अलावा अगर आप अभी भी बिना देर किए हुए हम पर भरोसा करते हैं, हमारे टेस्ट सीरीज ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो दिए गए नंबरों पे हमसे कांटेक्ट ज़रूर करें। ठीक है। बिल्कुल न्यूनतम फीस में हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं। हम आपकी सफलता के लिए प्रतिबद्ध हैं। अगर आपको भरोसा है तो हमसे जुड़िए। ठीक। यही हमारा नंबर है 9838894942 9264954806। यही दोनों हमारे नंबर हैं। दोनों में से किसी भी नंबर पे आप हमसे कॉल करिए। मैसेज अगर व्हाट्सएप पे करना है तो इसी नंबर पे करना है, इसी से व्हाट्सएप है। ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।